वंदे मातरम। इसके पिछली वीडियो में मैंने आपसे बताया था कि अब हम पढ़ेंगे इसके बाद फंडामेंटल थियरी ऑफ किन्स, क्योंकि इसके पहले जब हम कैम्ब्रिज का अप्रोच देख रहे हैं, कैम्ब्रिज का अप्रोच, तो कैम्ब्रिज अप्रोच में पिगू, रॉबर्टसन, मार्शल के साथ साथ किन्स भी हैं, किन्स भी थे। और किन्स ने उसमें थियरी दिया था, लेकिन उन्होंने केवल उपभोग वस्तु को ही शामिल किया था। आप देख रहे होंगे, जब हमने इसके पिछला वीडियो जरूर देखिएगा, वो उसी से कनेक्शन है। ये फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ, अर्थात मौलिक आधारभूत सिद्धांत किसका? किन्स का। ट्रीटाइज ऑन मनी, देखिए यहाँ पे एक पुस्तक का नाम है ट्रीटाइज ऑन मनी, 1913 में आता है ये। और 1913 में कौन लॉन्च करता है इसको? जेम किन्स, जॉन मेनार्ड किन्स। और फिर उन्होंने कहा था, अपनी गलती को स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि देखिए, केवल उपभोग वस्तु ही प्राइस को प्रभावित नहीं करती है, उसके साथ साथ जो हमारे पास रियल इनकम है लोगों का, जो देश का रियल इनकम है, उसके अलावा आप हैं तो इन्वेस्टमेंट गुड्स या पूंजीगत वस्तुएं भी कीमत का निर्धारण करती हैं। तो फंडामेंटल इक्वेशन में देखिए यही सारी चीज़ें लिखा है कि इस बुक में इन्होंने अपने कैम्ब्रिज अप्रोच में दिए गए उपभोग वस्तु की बात को स्वतः आलोचना की तथा अपनी खुद आलोचना की कि हमने उपभोग वस्तु को शामिल किया था, वो गलत था। अब इसमें क्या है, उन्होंने उसका आलोचना करके एक मौलिक समीकरण दिया, आधारभूत समीकरण, कि उपभोग वस्तु की कीमत से पूंजीगत वस्तुओं के निवेश इत्यादि का भी योगदान होता है। अर्थात केवल उपभोग वस्तु ही कीमत को निर्धारण नहीं करता, उसके अलावा पूंजीगत वस्तुओं का निवेश या पूंजीगत वस्तु भी क्या कर सकता है? मुद्रा की मात्रा का निर्धारण करता है। अर्थात केवल मुद्रा निर्धारक कारक, अर्थात मुद्रा देखिए यहाँ पे लिखा है, केवल मुद्रा निर्धारक कारक प्राइस, मतलब कि केवल मुद्रा निर्धारक कारक नहीं है, यहाँ पे लिखा है ना, केवल मुद्रा ही निर्धारक कारक नहीं है, इसके साथ साथ क्या है प्राइस का निर्धारण में? कई सारी वस्तुएं भी, कई चीज़ें हैं। जैसे मान लीजिए कि कंज्यूमर गुड्स है, कैपिटल गुड्स है, ये सब है। इन्वेस्टमेंट गुड्स कहते हैं कैपिटल गुड्स को, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। दो समीकरण दिया, ये उन्होंने दिया है, तो अभी हम समझा रहे हैं क्या है, आप इसको लिख लीजिएगा। सबसे पहले दो समीकरण ये है, पी सी इक्वल टू वाई एम अपन ओ और प्लस आई डैश माइनस यस सी जी। अब यहाँ पे ये दोनों समीकरण है, आप इसको पहले आप समझ लीजिए, ठीक है। लास्ट में स्क्रॉल करेंगे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, देन आप इसको पीडीएफ बना के पढ़ लीजिएगा, डोंट वरी, ठीक है। अभी आप केवल देखिए इसको। अब ये सब इंडिकेटर है कि क्या क्या इसका मतलब है, तो आप इसे देख लीजिए। वाई एम इक्वल टू मौद्रिक आय, ओ रियल इनकम, पी सी प्राइस ऑफ कंज्यूमर गुड्स या कंजम्पशन गुड्स है, सी जी क्वान्टिटी, यहाँ पे क्वान्टिटी लिखा है, तो आप इसे ध्यान दीजिए। सी जी क्या है? क्वान्टिटी ऑफ कंज्यूमर गुड्स। पी जनरल प्राइस लेवल, जो केवल पी है ना, वो जनरल प्राइस लेवल है। आई इन्वेस्टमेंट है, यस सेविंग है। आई डैश कास्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट गुड्स या कास्ट ऑफ कैपिटल गुड्स। आई जी क्या है? क्वांटिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट गुड्स। पी आई क्या है? प्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट गुड्स। सी क्या है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। वाई एम अपान ओ, अर्थात वाई एम क्या है? मौद्रिक मनी है, मौद्रिक आय का भाग दे दिया गया है रियल इनकम में। रियल इनकम में जब भाग दिएगा तो पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अर्थात उत्पादन में पर यूनिट उत्पादन में, प्रति इकाई उत्पादन में कितना पैसा खर्चा आ रहा है ना, पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, पर यूनिट उत्पादन में कितना खर्चा आ रहा है, कितना पैसा लागत लग रहा है, उसको ये बता रहे हैं वाई एम अपान ओ। उन्होंने सब बताया है इन सारी चीज़ों को। अब इक्वेशन वस्तुओं एवं कीमत, देखिए इन्होंने कहा है उपभोग वस्तु की कीमत स्तर किन किन कीमतों से निर्धारित होती है। देखिए, उपभोग वस्तु की कीमत स्तर किन किन कीमतों से तथा किन किन चरों से प्रभावित होती है बताया गया है सबसे पहले वाले इक्वेशन में। दूसरे इक्वेशन में बताया है कि सामान्य कीमत स्तर को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। देखिए, जो पहला इक्वेशन है, पहला वाला ये बता रहा है कि जो उपभोग वस्तु का कीमत स्तर वो किस चीज़ों के द्वारा निर्धारित होता है। दूसरा बता रहा है कि जो जनरल प्राइस लेवल क्या होता है? वह लेवल जो वो सामान्य लेवल होता है प्राइस का, कि उसमें वस्तुओं का वस्तु सेवा पूंजीगत वस्तु सारे, मतलब हर एक चीज़ के जो प्राइस को हम एवरेज निकालते हैं, उसका एवरेज निकालते हैं, तब जाके वो प्राइस में प्राप्त होता है, जनरल प्राइस लेवल। उनमें सभी वस्तु और सेवा, सब कुछ, बॉन्ड, लैंड, सब कुछ है, सबका प्राइस इसमें शामिल होता है। तो पहले वर्ष में बताया कि उपभोग वस्तु के प्राइस को कौन कौन प्रभावित करता है। दूसरे में बताया गया कि जनरल प्राइस लेवल को कौन कौन से चर प्रभावित करते हैं। दैट्स वाई, बस यही है, क्योंकि हमें प्राइस ही निकालना है। क्योंकि प्राइस क्यों निकालना है? क्योंकि वैल्यू ऑफ मनी को प्रभावित करने वाला कारक है प्राइस। और अगर हम प्राइस के बारे में हमें पता चल जाएगा तो हमें पता चल जाएगा किस प्रकार से, क्योंकि आप जानते हैं कि प्राइस, और हम ये भी जानते हैं प्राइस इक्वल टू 1/v
VM अर्थात वैल्यू ऑफ मनी और प्राइस में विपरीत संबंध है। प्राइस बढ़ेगा तो VM घटेगा, जितनी मात्रा में प्राइस आगे बढ़ेगा उतनी मात्रा में प्राइस नीचे गिरेगा, दैट्स वाई वैल्यू ऑफ मनी नीचे गिरेगा। बस इतना ही है। और आप अगर देखेंगे तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हमें वैल्यू ऑफ मनी को निकालने के लिए प्राइस निकालना पड़ता है। ठीक है, कैम्ब्रिज अप्रोच में हमने बताया है आपको कि वहाँ पे क्या है, वहाँ पे प्राइस इक्वल टू, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे भी हमने प्राइस लिखाया है। ठीक है, और फिर ये अब हम ट्रांजैक्शन डिमांड है, फिर कैम्ब्रिज अप्रोच है, दोनों में हमने बता दिया, दोनों में वही है, उसको प्रूफ करते हैं। इसीलिए तो उसे मुद्रा परिमाण का सिद्धांत कहा जाता है, क्योंकि मुद्रा की मात्रा का निर्धारण करता है उसमें, मुद्रा की मात्रा को बताता है मुद्रा परिमाण सिद्धांत। मुद्रा परिमाण सिद्धांत क्या बताता है, तो हमने बताया है आपको कि जिस मात्रा में जिस अनुपात में मुद्रा में परिवर्तन होता है उसी अनुपात और उसी दिशा में प्राइस में परिवर्तन होगा। बस वही है मुद्रा परिमाण सिद्धांत। इसीलिए उसके दो भाग हैं, एक ट्रांजैक्शन अप्रोच, एक कैम्ब्रिज अप्रोच। अब हम उसकी आलोचना करते हुए फंडामेंटल थियरी दिया, किसने दिया, किन्स ने दिया। चलिए स्पष्ट है, क्लियर है बेस वगैरह। अब YM अपान O को हम क्या बोलते हैं, ध्यान दीजिए, YM अपान O को हम पर यूनिट कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं। मतलब कि पर यूनिट कास्ट ऑफ प्रोडक्शन हमने इसके पहले बताया है, पर यूनिट कास्ट ऑफ प्रोडक्शन की जगह पे लिख सकते हैं क्या, YM अपान O। आप जानते हैं कि रियल इनकम मान लीजिए O है, इसको अगर हम रियल इनकम O है, इसको अगर हम प्राइस से गुणा कर दें क्या हो जाएगा, मॉनेटरी इनकम हो जाएगा मॉनेटरी इनकम। इसी प्रकार से कई फार्मूला ऐसे ही बनते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हमें पर यूनिट अगर मान लीजिए यहाँ से मनी है ना, मनी में अगर वस्तु और सेवा की भाग दे रहे हैं, मनी और वस्तु और सेवा की, एक सेकेंड, हम जानते हैं कि मान लीजिए आपने मनी है, मनी को अगर हम वस्तु और सेवा के रूप में भाग दे रहे हैं, हमारे पास मान लीजिए 100 रुपया है। ठीक है, 100 रुपया राष्ट्रीय है, 100 रुपया, और वस्तु और रियल इनकम वास्तव में कितना है, रियल इनकम है 50 वस्तु है, तो 50 वस्तु है और ये 100 रुपया है। जब इसे भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, पर यूनिट हमें मौद्रिक आय प्राप्त होगा। पर यूनिट मौद्रिक आय क्या प्राप्त होगा, पर यूनिट मौद्रिक आय। हमारे पास एक इकाई खरीदने के लिए कितना पैसा है, कितना मुद्रा हमारे पास, दैट इज पर यूनिट नेशनल इनकम। लेकिन अगर हमारे पास वही देखिए YM है क्या, मॉनेटरी इनकम ही है, तो मॉनेटरी इनकम ही, और जब हम इसे यक्स से भाग देते हैं मतलब वो क्या है, वो है आउटपुट। तो बस ये पर यूनिट कास्ट निकलेगा ना, पर यूनिट, आप हमें बोल सकते हैं कि पर यूनिट मौद्रिक आय या पर यूनिट कास्ट। बस इसीलिए इन्होंने कहा है कि पर यूनिट कास्ट ऑफ प्रोडक्शन, पर यूनिट कास्ट ऑफ प्रोडक्शन, या हम बोल सकते हैं पर यूनिट हमारे पास आय कितना है या पर यूनिट कास्ट ऑफ प्रोडक्शन। जो आप व्यक्ति खरीदता है वो क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर 50 रुपया मिल रहा है ना, कोई भी वस्तु 50 रुपया में, तो इसका मतलब ये है कि उसमें अगर वो बता रहा है, जैसे मान लीजिए कि राष्ट्रीय आय है, तो उस तरीके से नहीं लिया गया कि मान लीजिए कि दुकानदार है तो लाभ कमाता है इत्यादि। जैसे मान लीजिए 10 रुपये का बना है ना कोई वस्तु, 10 रुपये का बना है, तो यहाँ पे केवल ये लेके चल रहा है कि जब 10 रुपये का बना है तो 10 रुपये का मिल भी जा रहा है। दैट्स वाई जब हम YM अपान O लिख रहे हैं ना, तो इसका मतलब पर यूनिट कास्ट ऑफ प्रोडक्शन, अर्थात पर यूनिट इनकम भी यही है हमारे पास, पर यूनिट इनकम भी यही है। पर यूनिट इनकम मतलब कि हमारे पास अगर मान लीजिए वो अपान जो YM है, अगर इसको हम काटने पे, अभी हमने समझाया आपको कि YM मॉनेटरी इनकम मान लीजिए 100 रुपया है, और हमारे पास वस्तु और सेवा की मात्रा अर्थात O, अर्थात वस्तु और सेवा की मात्रा अगर x कितना है 50 है, इसका मतलब जब दोनों काटेंगे तो 2 आएगा। इसका मतलब पर यूनिट इनकम हमारे पास कितना है, 2। और यही लागत भी है। लागत क्यों है, क्योंकि यहाँ पे लाभ, जो दुकानदार है वो लाभ नहीं कमा रहा, लाभ की धारणा नहीं है, वो सब तो अलग चीज़ है। दुकानदार कितना कमाएगा, ये क्या, वो सब अलग चीज़ है। यहाँ पे सीधे सीधे बता रहा है कि पर यूनिट हमारे पास इनकम कितना हो जाएगा 2, और वही क्या हो जाएगा, लागत है, वही लागत के बराबर होगा। हमारे पास लागत के बराबर ही सब कुछ मिल रहा है, दैट्स वाई YM अपान O है। आप इसको ध्यान दीजिएगा, उन सारी चीज़ों को नहीं शामिल किया जाता कि दुकानदार कितना कमा रहा है उससे। तो अब YM पर यूनिट कास्ट, अब देखिए अब इस थियरी को सिद्ध कैसे करेंगे। अब फंडामेंटल थियरी ये कर सकते, इसलिए बोलते हैं कि इतनी भी थियरी फंडामेंटल आधारभूत सिद्धांत इसे बोलते हैं। कई देखेंगे आप, कई थियरी ऐसे हैं जहाँ पे आधारभूत सिद्धांत पाए गए हैं, कई वैसे मॉडल इसमें आधारभूत सिद्धांत दिया जाता है, इसलिए कि वही एक लाइन की जो ये सारी थियरी एक लाइन में जो ये इक्वेशन है ना, वो सब बता दे रहा है। फंडामेंटल इक्वेशन जो 2 है, आधारभूत इक्वेशन, यही दोनों सब बता दे रहे हैं।
मूलभूत सिद्धांत, आप मूलभूत प्रमेय इसे हम बोल सकते हैं। यही सब कुछ बताते रहे, केवल एक, इसलिए हम इसे आधारभूत बोलते हैं, बेसिक। अब इसको हम सबसे पहले निकाल लेते हैं, इसको कैसे आया है, और इसको फिर कैसे देखेंगे कैसे आया है, बस इसको प्रूफ करना है कि क्यों आ रहा है ऐसे। चलिए, अब आप जानते हैं कि वाई मॉनेटरी के फॉर्म में, और ये पैसा देखिए दो जगह जाता है, या तो आप सेव करते हैं या तो कंज्यूम करते हैं। ये आप याद करिए किन्स ने दो प्रकार से बताया है कि जो वाईएम बराबर है ना, या वाई राष्ट्रीय आय के दो पक्ष हैं, इसको संतुलन किया है। एक है सी प्लस आई, ये डिमांड साइड है, और वाई एम इक्वल टू सी प्लस यस, ये क्या है, सप्लाई साइड है। और अंत में हम क्या पाते हैं कि जहाँ पे आई है ना, आई इक्वल टू यस, अर्थात आई की जगह पे हम यस लिख सकते हैं, यस की जगह पे आई लिख सकते हैं। तो इसके लिए आप समझिए, डिमांड साइड क्या है, वाई इक्वल टू सी प्लस आई, सप्लाई साइड क्या है, वाई इक्वल टू सी प्लस एस। अब यहाँ पे वाई एम लिखा है तो कन्फ्यूज मत होइएगा, क्योंकि उसी को जो वाई है उसी को प्राइस के रूप में लिखा है। वाई एम इक्वल टू मौद्रिक है, राष्ट्रीय आय का मौद्रिक है, ठीक है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब इतना तो कन्फर्म है आपको, इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा वाई एम अपन सी प्लस एस में, क्योंकि इसके पर जब आप देखेंगे ना, जब संतुलन देखेंगे रियल मार्केट का तो ये बताया गया कि आई और एस के तुलना में इन्वेस्टमेंट और सेविंग से ही रियल मार्केट में क्या होता है, संतुलन होता है। रियल मार्केट मतलब कमोडिटी मार्केट, वस्तु बाजार में आई और एस के द्वारा संतुलन होता है। ये तो प्रतिष्ठित सिद्धांत से आ रहा है, बहुत पहले लोग कहे हैं इन सारी चीज़ों को। जब आप देखेंगे ना कि ओल्ड थ्योरी या क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट भी यही कहता है, क्या बोल रहा है कि जो आई इक्वल टू जहाँ पे यस होता है वहीं पे ब्याज का निर्धारण होता है, वहीं पे ब्याज का भी निर्धारण होता है, वहीं पे वस्तु बाजार का भी निर्धारण होता है। तो आप इन सारी चीज़ को समझिएगा। तो किन्स भी इसी को मानते हैं, दैट्स वाई आई इक्वल टू यस, और ये डिमांड साइड को सी प्लस आई लिखा और सप्लाई साइड को सी प्लस एस लिखा, ठीक है। अब इससे इन्होंने इक्वेशन को निकाला है, मतलब कि इस वाई एम इक्वल टू सी प्लस एस के द्वारा अपने जो फार्मूला है उसको सिद्ध करने का प्रयास किया है। सी के जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, कंजम्पशन लिख सकते हैं। और कंजम्पशन आप किसका कर सकते हैं, कंजम्पशन आप करेंगे सीजी का। सीजी मतलब क्या है, क्वांटिटी ऑफ कैपिटल गुड्स, ओके। सी के जगह पे आप क्या कर रहे हैं, सी लिख रहे हैं, अर्थात क्वांटिटी ऑफ कैपिटल गुड्स, क्वांटिटी ऑफ कंज्यूमर गुड्स, ठीक है। सीजी इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ कंज्यूमर गुड्स। हमने अभी इसके पहले लिखाया है, सारे वेरिएबल के नाम हमने लिखवाया है। तो सीजी है क्वांटिटी ऑफ कंज्यूमर गुड्स, और पीसी क्या है, पीसी है प्राइस ऑफ कंज्यूमर गुड्स। अब जब दोनों के भाग दे देंगे ना, तो मुद्रा के रूप में हमारे पास जो कंजम्पशन है वो मुद्रा के रूप में आ जाएगा, अर्थात सी का मनी के रूप में आ जाएगा, सीएम आ जाएगा, अर्थात मनी वैल्यू ऑफ कंजम्पशन। तो डोंट वरी, सी के जगह पे आप इतना लिख सकते हैं, क्योंकि हम किस वाई एम के रूप में निकाल रहे हैं ना, मुद्रा के रूप में निकाल रहे हैं। तो वही कंज्यूमर को हम मुद्रा के रूप में निकालने के लिए क्या करेंगे, क्वांटिटी ऑफ कंज्यूमर गुड इंटू पीसी, ये दोनों का भाग दे देंगे पीसी से, प्राइस ऑफ कंज्यूमर गुड, क्वांटिटी ऑफ कंज्यूमर गुड, जितना लोग कंज्यूम कर रहे हैं दोनों को गुणा कर देंगे तो प्राइस ऑफ कंज्यूमर गुड्स आ जाएगा, क्वांटिटी मनी के रूप में कंज्यूमर गुड्स आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए, अब प्लस यस हो गया, यहाँ पे प्लस यस है। अब देखिए इन्होंने क्या किया है, अब बस ये जो सारी चीज़ें हैं ना, सारी चीज़ें, अब इन्होंने क्या किया है कि वाई एम को, यहाँ पे तो वाई एम है, यहाँ पे भी वाई एम है, ध्यान दीजिएगा, वो यहाँ पे वाई एम है। अब यहाँ पे यस को इधर भेज दिया गया है। जब यस को इधर भेज दिया जाए तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में यस है तो इधर माइनस में हो जाएगा। चलिए अब फिर आगे देखते हैं। अब जो यहाँ पे है ना, यहाँ पे अब सी जी इंटू पी सी इक्वल टू वाई एम माइनस एस, तो बस वही लिखा है, इसको हमने इधर लिख दिया है, इसको हमने इधर लिख दिया, बस कोई दिक्कत नहीं। सी जी इंटू पी सी इक्वल टू वाई एम माइनस एस, डोंट वरी। अब आप जानते हैं, अब वाई एम में पता है क्या किया गया है, दोनों साइड ऊपर और नीचे दोनों साइड ओ से गुणा कर दिया गया दोनों साइड में। अब यहाँ भी गुणा कर दिया गया, यहाँ भी गुणा कर दिया गया। अब जानते हैं कि मैथ का इक्वेशन सॉल्व करते समय अगर आप किसी भी चीज़ से, मान लीजिए 2 है, तो ऊपर नीचे अगर गुणा करते हैं ना तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 2 से 2 काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 ही आएगा। तो इसीलिए उसका कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है, इसीलिए हम कर सकते हैं। दैट्स वाई इन्होंने दोनों तरफ ऊपर नीचे ओ से गुणा कर दिया है। जब ओ से गुणा किया है तो क्या हो गया है, ओ को हम लिख सकते हैं, और मतलब राष्ट्रीय आय,
और राष्ट्रीय आय दो वस्तु से मिल के बनता है। राष्ट्रीय आय को अगर आप देखेंगे कितने वस्तु से मिलेगा, तो एक होता है कि कंज्यूमर गुड्स और एक होता है कैपिटल गुड्स। इसी दो गुड्स से मिल के बना होता है, इसलिए क्वांटिटी ऑफ कैपिटल गुड्स, क्वांटिटी ऑफ आई गुड्स मतलब इन्वेस्टमेंट गुड्स या कैपिटल गुड्स। सीजी क्या है, सॉरी बार बार हम सीजी को कैपिटल बोल रहे हैं, लेकिन देखिए कैपिटल गुड्स नहीं है, सीजी को हम बोलते हैं कंज्यूमर गुड्स। तो सीजी मतलब क्वांटिटी ऑफ कंज्यूमर गुड्स और आईजी क्वांटिटी ऑफ कैपिटल गुड्स या इन्वेस्टमेंट गुड्स। ठीक है, चलिए अब हम ये क्यों रखे हैं, ये हमने ओ के जगह पे रखा, ओ के जगह पे हमने ये रखा है सीजी प्लस आईजी मतलब क्वांटिटी ऑफ कंज्यूमर गुड्स, क्वांटिटी ऑफ कैपिटल गुड्स या इन्वेस्टमेंट गुड्स। अब इसको हम वाईएम और अपन ओ वैसे ही है और फिर उसके अलावा आईएस भी वैसे ही है। चलिए अब देखिए क्या हो गया है। अब जो यहाँ पे वाईएम अपन ओ है ना, इसको हमने गुणा कर दिया है इन दोनों से, और दोनों से गुणा कर देंगे तो ए हमें प्राप्त हो जाएगा, दोनों साइड ओ आ जाएगा और फिर ये प्राप्त हो जाएगा, फिर माइनस एस हो गया। अब आप ये चीज़ जानते हैं क्या कि जो क्वांटिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट गुड्स है और फिर ये राष्ट्रीय आय है, आप समझिए एक सेकेंड, ये आईजी और ओ क्या है, ये है ये हमारे पास है कि पर यूनिट कास्ट किसका, प्रोडक्शन का। और जब हम क्वांटिटी से अगर इसका हम गुणा कर देंगे पर यूनिट कास्ट का, अगर हम क्वांटिटी से गुणा कर देंगे क्वांटिटी ऑफ कैपिटल गुड से, तो हमें क्या मिल जाएगा, आई मिल जाएगा, आई डैश। यही तो इसी से हम आएंगे। देखिए आईजी है अर्थात क्वांटिटी ऑफ कैपिटल गुड्स। अब इसको अगर हम गुणा कर देंगे पर यूनिट कास्ट ऑफ प्रोडक्शन से, वाईएम अपान ओ, इसके पहले मैंने बताया वाईएम अपान ओ को हम क्या बोल सकते हैं, पर यूनिट कास्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब जब कास्ट ऑफ प्रोडक्शन से अगर आईजी को हम गुणा कर देंगे, कास्ट से अगर मात्रा को हम गुणा कर देंगे तो पता हो जाएगा, ये हमें मिल जाएगा पर यूनिट कास्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट गुड्स, पर यूनिट कास्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट गुड्स। अब इसको अर्थात इन सब को हम आई डैश लिख सकते हैं, आई डैश माइनस एस हो जाएगा, इधर तो आ गया। अब बच गया थोड़ा सा ये, अब यहाँ पे बच गया सीजी। ठीक है, अब सीजी को जब हम गुणा कर देंगे दोनों में, सीजी का गुणा हम दोनों में करेंगे, इस वाले में भी करेंगे और इस वाले में भी करेंगे। अब इस वाले के नीचे ओ आ जाएगा, इस वाले के नीचे भी ओ आ जाएगा, इस वाले के नीचे भी सीजी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो वो पहले से ही है, इस वाले के नीचे सीजी आ जाएगा, इस वाले के नीचे सीजी आएगा। अब यहाँ पे तो ठीक है, आप देख रहे हैं। और फिर यहाँ पे जब सीजी आएगा तो यहाँ का सीजी यहाँ से सीजी से कट जाएगा, बचेगा इधर क्या, वाईएम अपान ओ और प्लस यहाँ पे तो सीजी पहले मतलब कि यहाँ पे सीजी वैसे ही रह जाएगा। दैट इज़, तो हमें ये इक्वेशन हमने सॉल्व कर दिया है। पीसी इक्वल टू यहाँ पे देखिए, पीसी इक्वल टू वाईएम अपान ओ प्लस आई डैश माइनस एस और फिर इसे सीजी। ओके, हमने सॉल्व कर दिया है, यही था इक्वेशन, फंडामेंटल इक्वेशन ये वाला, और ये आ गया वाई प्लस एस सी प्लस एस वाले फार्मूले से आया है। दूसरा फार्मूला हम यूज करेंगे सी प्लस आई। सी प्लस आई का मतलब क्या है कि अगर आप, ये डिमांड साइड है, सी प्लस जो एक मिनट, जो वाई इक्वल टू, हमने एक और फार्मूला वाई इक्वल टू सी प्लस आई, जो डिमांड साइड है वह जो वस्तु मार्केट में डिमांड साइड है, जिसे किन्स ने कहा है, तो ये क्या है, डिमांड साइड है। और इसको हम लिख सकते हैं डिमांड साइड को सी प्लस आई। सी क्या है, कंज्यूमर गुड्स की मात्रा, और आई क्या है, इन्वेस्टमेंट गुड्स की मात्रा। इन्वेस्टमेंट गुड्स क्या है, पूंजीगत वस्तु। तो वस्तुओं, दो ही वस्तु की मात्रा हो सकती है। राष्ट्रीय आय जो रियल इनकम है, राष्ट्रीय आय, उसमें क्या होती है, केवल दो चीज़ की मात्रा इन्होंने लिया है, एक तो कंज्यूमर गुड की मात्रा है और एक तो कैपिटल या इन्वेस्टमेंट गुड की मात्रा। इन्होंने सेवा नहीं लिया, सेवा इसलिए नहीं लिया सर कि सेवा को काउंट करना आसान नहीं होता। ठीक है, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। चलिए, दूसरा का फार्मूला ये वाला है, दूसरा वाला फार्मूला ये वाला है। ठीक है, तो आप इस पे ध्यान दें। अब हमें दूसरा वाला सिद्ध करना है। ठीक है, ये वाला जनरल प्राइस, कि जनरल प्राइस लेवल किस पे निर्भर करता है। तो पी जनरल प्राइस, वाई एम ओ और फिर आई माइनस एस। आई यहाँ पे केवल इन्वेस्टमेंट है, कोई गुड्स वगैरह नहीं है, तो आई केवल इन्वेस्टमेंट। आई माइनस एस अपन वो क्या बता रहा है, कई लोगों ने हमसे पूछा था कॉलेज में कि आई माइनस एस अपन ओ क्या बता रहा है, ये वाला भाग। तो ये पर यूनिट इन्वेस्टमेंट को बता रहा है, पर यूनिट इन्वेस्टमेंट। जो आई माइनस एस अपन ओ है ना, ये पर यूनिट इन्वेस्टमेंट है। इसका मतलब क्यों है, समझ में आ रहा है ना। चलिए, ऐसे बोल सकते हैं कि ये
जो आई माइन, या हम ऐसे बोल सकते हैं कि आउटपुट और एक्सेस इन्वेस्टमेंट रेशियो को बताता है। आप एक चीज़ समझ रहे हैं कि अगर आई माइनस यस जो है ना, आई माइनस यक्स का अगर वैल्यू पॉजिटिव आता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सेविंग से ज़्यादा हम निवेश कर रहे हैं। इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं? ऋण लेके निवेश कर रहे हैं ताकि हमारा राष्ट्रीय आय बढ़े। और इसका मान अगर निगेटिव आता है, इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है कि हम सेविंग मतलब कि सेविंग से कम इन्वेस्टमेंट, जितना हम सेविंग किए उससे कम इन्वेस्टमेंट किए। तो ये वाली चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। दैट इज़ आई माइनस यस। लेकिन हम तो जानते हैं कि जब इक्विलिब्रियम में क्या होता है, इक्वल टू यस होता है। सो डोंट वरी, हम इसको यूज कर रहे, पूरा बढ़िया से आपको समझा रहे हैं ताकि दिक्कत ना। और वो क्या है? आउटपुट रेशियो है, अर्थात पर यूनिट, इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं कि पर यूनिट इन्वेस्टमेंट है। और ये क्या बता रहा है कि एक्सेस इन्वेस्टमेंट और आउटपुट के रेशियो को बता रहा है। ये जो फार्मूला है ये वाला ना, एक्सेस इन्वेस्टमेंट और आउटपुट रेशियो क्या संबंध है? एक्सेस इन्वेस्टमेंट और आउटपुट के रेशियो को, ठीक है। अब हमने इसको पूरा यूज करके आपको बता दिया कि किस प्रकार से इसका ऑपरेशन करेंगे। और फिर आप देखेंगे इसको कैसे लाएंगे, तो इसको इस वाले फार्मूले से लाएंगे, डिमांड साइड वाले, ठीक है। डोंट वरी। अब यहाँ पे वाई एम और फिर इक्वल टू सी प्लस आई, ये तो आपको कंफर्म है, ये डिमांड साइड है। और फिर वाई एम इक्वल टू सी प्लस एस क्या था? सप्लाई साइड है, ठीक है। उसी से किसने इसके पहले उसी से किसने क्या किया है? संतुलन क्या है बाजार में, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स जो पढ़ा होगा उसको स्पष्ट पता चल रहा हो, ठीक है। क्योंकि उसके बिना तो हो ही नहीं सकता मैक्रो इकोनॉमिक्स में, इस फार्मूले के बिना आप रह ही नहीं सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। वाई एम इक्वल टू वाई, देखिए यहाँ पे जो सी है ना, सी, अब सी के जगह पे आप जानते हैं कंज्यूमर, तो सी के जगह पे आप लिख सकते हैं कि वाई एम माइनस यस। क्यों? क्योंकि आप कंजम्पशन जो सी है उसके जगह पे जो एक सेकेंड, जो वाई एम है ना, वाई एम, इसको हम एक चीज़ और लिख सकते हैं, सी प्लस यस। और जब या तो अगर मान लीजिए आपके पास 1 रुपया है, तो या तो आप कंज्यूम करेंगे या तो आप सेविंग करेंगे, उसमें से कुछ हिस्सा कंज्यूम करेंगे, कुछ हिस्सा सेविंग। अगर आपके पास 1 रुपया है, ठीक है, तो अगर मान लीजिए आपने या तो वाई एम में से या तो कंज्यूम करेगा, वाई एम में से कुछ हिस्सा कंज्यूम करेगा, कुछ हिस्सा सेव करेगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए हमें सेविंग निकालना है तो हमें क्या करना है? एक सेकेंड, मतलब कि फार्मूला तो दोनों होता है, एक सी प्लस आई और सी प्लस एस, तो डोंट कन्फ्यूज। हमें जहाँ पे जैसा ज़रूरत होगा उस फार्मूले का हम वहाँ पे यूज करेंगे। मैथ तो यही करता है। तो हमें सी के जगह पे हमें कौन सा यूज करना है? वाई एम। तो ये हम एक चीज़ और जानते हैं, यहाँ पे वाई एम इक्वल टू सी प्लस एस होता है कि नहीं होता है? पिछले वाले में मैंने बताया था, पिछले वाला अभी जो थियोरी में बताया है, इसके पहले वाले इक्वेशन को सॉल्व करने में मैंने उसका यूज किया है। तो हमें निकालना है क्या निकालना है? हम सी। तो सी के लिए हम सी बराबर क्या लिख सकते हैं? सी बराबर हम लिख सकते हैं यहाँ पे, यस को इधर भेज देंगे तो सी बराबर हो जाएगा वाई एम माइनस यस। तो बस वही तो लिखा गया है, सी के जगह पे वाई एम माइनस यस। अब यस मान लीजिए इसके साथ है, इसके साथ, तो बस वही, इसमें कुछ नहीं किया है। आप जानते हैं कि जो मौद्रिक आय है, मौद्रिक आय मतलब कि नेशनल इनकम में अगर मान लीजिए ऐसे है रियल इनकम मतलब वस्तु और सेवाओं के रूप में, लेकिन जैसे इसको प्राइस से गुणा करते हैं तो मौद्रिक आय हो जाता है ना। इसीलिए अब हम जानते हैं कि जो रियल इनकम है उसको ओ से दिखाया, वाई की जगह पे ओ से दिखाया गया। जब ओ से दिखाया गया है तो हम यहाँ पे ओ लिख दे रहे हैं। ओ है राष्ट्रीय आय, मतलब कि रियल इनकम राष्ट्रीय आय का पी से गुणा कर देंगे तो मौद्रिक रूप में राष्ट्रीय आय आ जा रहा है, और इसीलिए हम वाई एम के जगह पे पी ओ लिख सकते हैं। अब वाई एम माइनस यस क्यों है हमने बताया है। और फिर जो वाई एम माइनस यस है ना, तो बस यही क्या है कि आई को वाई एम के साथ हम जोड़ दें अपने सुविधा के लिए। आई को जो प्लस आई है ना उसको वाई एम के साथ जोड़ दिए हैं, और फिर माइनस यस को इधर भेज दिए हैं, आई के पास भेज दिए हैं, कुछ अलग नहीं किए, क्योंकि हमें यही चाहिए था इक्वेशन में। बहुत ईजी है ये वाला इक्वेशन। अब वाई एम के साथ हम लोग आई माइनस यस था, तो हमें इक्वेशन में था, तो इसीलिए हमें ये लाना था, इसीलिए हमने इसको आई मतलब कि माइनस यस को इधर कर लिया है और आई को इधर कर लिया है। बस स्थान चेंज किए हैं, चीज़ें वही हैं। अब बस इतना वाई एम हो गया। अब यहाँ पे जो ओ है इसका हम गुणा कर देंगे दोनों तरफ। अब यहाँ पे भी गुणा, यहाँ पे भी गुणा, दैट्स वाई ये आ जाएगा हमारा। तो पी इक्वल टू कितना हो जाएगा? वाई एम अपन 0 और वाई अपन ओ प्लस आई माइनस यस, दूसरा इक्वेशन भी आ गया। पी क्या है? जनरल प्राइस लेवल। चलिए देखिए, बस ये बताया गया कि इम्पोर्टेंट बात क्या है इसमें, कि अगर पूर्ण रोजगार की स्थिति शॉर्ट रन में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन व्यक्त किया जाए, मतलब कि शॉर्ट रन में
फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है, व्यस्त होता है। शॉर्ट टर्म में फैक्टर ऑफ पूर्ण रोजगार का मतलब क्या होता है, पूर्ण रोजगार का मतलब होता है कि जो शॉर्ट टर्म होता है ना, तो उसमें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन व्यस्त होते हैं, मतलब उत्पादन ज़्यादा नहीं हो सकता, अब बढ़ नहीं सकता। और दूसरा है कि क्लासिकल थियरी में यस इक्वल टू आई ऑलवेज होता है, मतलब आई और यस दोनों बराबर ही होते हैं। तो अगर उस हिसाब से अगर देखें आई इक्वल टू यस और बहुत सारी चीज़ें, तो फिर जो क्लासिकल की थियरी है ना, बस वैसे ही होगा कि पी यू अपान वाई एम, अर्थात मौद्रिक आय और रियल इनकम के बराबर होगा, अर्थात दोनों में प्रत्यक्ष संबंध होगा या बराबर होगा। और जितना मौद्रिक आय बढ़ेगा अर्थात मुद्रा की मात्रा जितना बढ़ेगी उतना प्राइस रियल मतलब क्या होगा, प्राइस भी बढ़ेगा। अगर स्थिर मान ले ओ को, रियल इनकम को अगर स्थिर मान ले, तो पी और फिर मतलब कि वही फार्मूला बन जाएगा तो ट्रांजैक्शन अप्रोच में जो फीचर में था, ठीक है, इसीलिए हमने ऐसे लिखा है। देखिए ये वाला इंपॉर्टेंट बात है कि अगर मान लीजिए ये दोनों क्लासिकल के ये वाला फीचर अगर हम ला दें इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी जो ट्रांजैक्शन अप्रोच है उसकी तरह ही बन जाएगा। नट विक्सल ने इसको समझाने का प्रयास किया, नट विक्सल, इसके पहले इन्होंने नट विक्सल ने इसको समझाने का प्रयास किया। 2-3 और अर्थशास्त्री जिन्होंने इसके पहले अपने जो थियरी थी बचत विनियोग पे उन्होंने दी दिया था, 2 लोग। बाद में किसने इसको वैज्ञानिक ढंग से समझाया, इसमें नट विक्सल सबसे ऊपर है, सबसे ज़्यादा रोल इनका है, तो डोंट इसको भूलिएगा नहीं। इनका कहना है कि वस्तुओं की कीमत प्रति इकाई उत्पादन लागत के बराबर अधिक या कम हो सकता है, यह निर्भर करेगा कि बचत और विनियोग की मात्रा पर, संबंध पर, प्रति इकाई उत्पादन लागत। इन्होंने देखिए इसको ट्विस्ट किया है, जैसे कि अभी तक तो हमारे पास इतना था कि इसने कहा था कि आई और यस दोनों क्या है, बराबर होता है, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, आई और यस की स्थिति में मतलब कि ऐसा नहीं हो सकता कि आई और यस और फिर वस्तुओं की जो उत्पादन लागत की प्राइस, यहाँ पे प्रति इकाई उत्पादन लागत ही प्राइस होगा, ऐसा नहीं है। हमने बता रखा है ना कि जो राष्ट्रीय आय और फिर वो क्या है, प्रति इकाई क्या आय है, लागत है या मतलब कि ये सब प्रति इकाई है, क्योंकि आय भी है और लागत भी है, क्योंकि दोनों जो मतलब कि लाभ को नहीं जोड़ा गया है, जितना कोई खरीद रहा है, जितना में व्यक्ति उत्पादन कर रहा है, जितना प्रोडक्शन उतना में ही बेच रहा है, दैट्स वाई इसीलिए हम इसे पर यूनिट कास्ट बोलते हैं या पर यूनिट इनकम बोल रहे हैं, ठीक है। बस वही स्थिति है, नट विक्सल ने इसको समझाने का प्रयास किया। और फिर उन्होंने कहा है कि जो आई और जब आई इक्वल टू यस होगा ना, किन्स का कहना है, अगर आई इक्वल टू यस होगा तो क्या होगा, मतलब कि जितना निवेश हो रहा है उतना, जितना हमारे पास सेव हो रहा है, जितना 50 रुपया सेव है और 50 रुपया हमने क्या किया, निवेश कर दिया, तो इस समय क्या होगा, इस समय ये होगा कि वस्तुओं की जो कीमत होगी, हम किस कीमत पे बेचेंगे, जो वस्तुओं की कीमत होगी वो किसके बराबर होगी, जितना उत्पादन का लागत होगा, जितना उत्पादन लागत होगा वही वस्तुओं की प्राइस होगी। तभी तो हमने बार बार बता रहा, तभी तो हमने बताया कि जितना उत्पादन लागत होता है उतना व्यक्ति की आय हो रही है, और इतना व्यक्ति की आय है उस, ठीक है, समझ रहे हैं ना, उतना ही व्यक्ति की आय। इसीलिए इन्होंने कहा था कि अगर आय इक्वल टू यस हो तो जो उत्पादन लागत है वो किसके बराबर होगा, कीमत के बराबर होगा। उत्पादन में जितना लागत आएगा वही कीमत के बराबर, उतना ही पैसा पे मिल जाएगा, और वही जो उत्पादन लागत वो जो खरीद रहा है उसके लिए क्या है, आय है, और जो वही उत्पादन कर रहा है, जो उत्पादन कर रहा है उसके लिए उत्पादन लागत है, समझ रहे हैं ना। तो इसीलिए जहाँ पे यस इक्वल टू आई होगा वहाँ पे उत्पादन लागत क्या, उत्पादन लागत ही प्राइस होगा, मतलब कि कोई जो बेचने वाला है वो लाभ नहीं कमा रहा है। लेकिन नट विक्सल ने कहा था कि नहीं, हर जगह हर समय पे उत्पादन लागत ही प्राइस नहीं होगा, जब ये डिपेंड करता है आई और यस की स्थिति पे। जब आई एस और यस बदलेगा, नेचुरल रेट ऑफ इंटरेस्ट इन्होंने दिखाया, डोंट वरी, जब आई एस और यस बदलेगा ना तो बस इन सारा इस मतलब कि अब प्राइस भी चेंज होगी, अगर बढ़ेगा तो अलग होगा, अगर घटेगा तो अलग होगा, बस यही है और कुछ नहीं। नट विक्सल ने ऐसे समझाया है और कुछ नहीं है। अब हम पढ़ने वाले हैं इनकम एक्सपेंडिचर थियरी ऑफ मनी। अभी हम जो मुख्य हमारा था वो क्या था, समझाना कि जो फंडामेंटल इक्वेशन है किन्स का वो क्या है, ठीक है। नट विक्सल ने बाद में उसको थोड़ा समझाने का प्रयास किया और उसका सार हमने बता दिया है कि जो हम अभी तक मानते थे हम वाई एम अपान ओ, ये क्या है, अपन यूनिट कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है, लेकिन यही इनकम भी है, यही इनकम भी है, किसके लिए, कंज्यूमर के लिए। अर्थात इसका मतलब ये है कि जितना में ये बेच रहा है, जितना में ये बेच रहा है उतना ही जो कंज्यूमर उतना में जितना में इसका उत्पादन लागत आ रहा है ना, अगर मान लीजिए एक वस्तु को उत्पादन करने में 2 रुपया आ रहा है तो
एक और ये ₹2 में बेच भी रहा है, ये ₹2 में क्या हो रहा है, बेच भी, अर्थात जो कंज्यूमर है वो ₹2 में इसको खरीद भी, इसका प्रोड्यूसर का उत्पादन लागत भी ₹2 है और जो उपभोक्ता है उसको ₹2 में खरीद भी रहा है। ये कब स्थिति है, तो AI = यस जब है तब, क्योंकि किन्स की मान्यता है। लेकिन नट विल्सन ने समझाया कि हर समय नहीं होगा कि लागत और ये दोनों बराबर, लागत और जो उत्पादन लागत है वही जो प्राइस है वो दोनों एक ही है, दोनों प्राइस और उत्पादन लागत एक ही है। प्राइस क्या है, जो कंज्यूमर के लिए आय है, ठीक है। तो डोंट वरी, इसमें जो हम बोल रहे हैं सब कनेक्शन समझिएगा। तो जो उत्पादन लागत है वो वही क्या है, प्राइस है। कब है, जब I = यस है। लेकिन जब स्थिति बदलेगी तो दोनों अलग अलग होंगे, ठीक है। प्राइस में और उत्पादन लागत में दोनों में अंतर होगा, बस यही है और कुछ नहीं। चलिए अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेना शुरू करिए, ठीक है। हम इसको स्क्रॉल करेंगे, एक सेकेंड, कहाँ पे है, यहाँ से। चलिए शुरू करते हैं। हमें उम्मीद है सर कि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ रही है, कोशिश तो कर रहे हैं। अगर नहीं समझ में आया तो सर ज़रूर एक बार आप कमेंट करिए, हम फिर इस दोबारा समझाने का प्रयास करेंगे। और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि आप इसको सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जितना ही लोग बढ़ेंगे ना तो हम लोग फिर लाइव आया जाएगा, लाइव काम किया जाएगा, ठीक है। लाइव हम बताने का प्रयास करेंगे, कोशिश तो कर रहे हैं लाइव, ठीक है। लाइव डाउट सेशन होगा, लाइव सब कुछ, ठीक है। और हम सब पढ़ा देंगे, जैसे अब मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स है, इकोनोमेट्रिक्स है। लेकिन ये है कि आपने एक मोदी जी का स्लोगन सुना होगा, सबका साथ सबका विकास। तो हमको भी लगे, हम ये चाहे अगर सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो हमको भी लगेगा कि मतलब उसका कोई वो है, ठीक है। ये क्या आप कहेंगे कि ये क्या है कि मतलब कि सॉरी अभी केवल इतने ही तक है, एक सेकेंड, हाँ, कि केवल आपको स्क्रीनशॉट केवल इतने तक लेना था, ठीक है। यहाँ तक ही केवल लेना है। अब इसके बाद देखिए इनकम एक्सपेंड, अगर आपने ले लिया डोंट वरी, लेकिन अब इसके बाद जो हम पढ़ाने वाले इनकम एक्सपेंडिचर थ्योरी, उसके बाद ये शुरू हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक ही केवल आपको स्क्रीनशॉट लेना है, सॉरी यहाँ तक, ठीक है। चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। देन हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर थ्योरी ऑफ किन्स पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम डॉन पेटिंगी का जनरल इक्विलिब्रियम मॉडल है, बहुत इंटरेस्टिंग मॉडल है, उसे ज़रूर पढ़िएगा। किताबों में देखिए इस प्रकार से सब जगह नहीं दिया है। इसके पहले अगर आप ML सेट का भी बुक है, मॉनेटरी इकोनॉमिक्स, उसके लिए पढ़ सकते हैं, ठीक है। SB गुप्ता जी का है, सूरज भान गुप्ता जी का, तो वो भी पढ़ सकते हैं। लेकिन आप हर जगह पे कुछ थोड़ा सा डिफरेंस पाएंगे। तो चूँकि आप सब व्यक्ति किताब नहीं पढ़ सकते, मतलब सारा किताब तो आप पढ़ नहीं सकते, इसीलिए हम सबको एक बार पोस्ट कर दिया एक जगह पे नोट्स के रूप में, सबको एक जगह पे नोट्स के रूप में। अनुभव ये सब हमारे सर ने लिखवाया है, तो इसको हमने ऐसे ही लिख के नोट बना के फिर आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि बढ़िया लग रहा होगा। अब इसके बाद इनकम एक्सपेंडिचर थ्योरी आ जाएगा, जो यहाँ से शुरू है। अब हम कल इसके बाद वाले वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आप लोग को बढ़िया, आप कोशिश करिए कि जल्दी से जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ें, ज़्यादा बढ़ें, जिससे हम लोग लाइव पढ़ सके, डाउट सेशन हो और बहुत सारी चीज़ें। आपको सारे PDF नोट्स भी अवेलेबल होंगे फ्री में, सब कुछ फ्री में आपको मिलेगा, ठीक है। सारे यूनिट्स मिलेंगे इकोनॉमिक्स के, तो आप जैसे कहेंगे वैसे, दिट इज़ डिपेंडेंट ऑन यू, ठीक है। अभी सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा नहीं, इसीलिए अभी हम केवल बना करके और फिर आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोल रहे हैं और फिर आप ऐसे कर रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। वंदे मातरम।